हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज ही हमारी बीपीएससी 6 to 8 की 11वीं क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। आज का मौजू है दास्तान, और दास्तान में सबरस, बागोबहार, फसाने अजायब और रानी केतकी की कहानी। तो इनसे मुतालिक जो अहम सवाल है वो हम लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज का पहला सवाल है कि ऐसी नस्र जिसमें जिन, परी, देव, बादशाह, शहजादा वगैरह की माफूकुल फितरत बातें हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी नस्र को कहेंगे दास्तान। ठीक है ना, क्योंकि दास्तान जो होती है वो बहुत तवील होती है और उसमें जिनों की कहानी, परी, देव, बादशाह, शहजादा, शहजादी की माफूकुल फितरत बातें यानी झूठी बातें बयान हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे दास्तान। ठीक है ना। क्या पूछा गया? ऐसी नस्र। तो दास्तान किस में लिखी जाती है? नस्र में लिखी जाती है, तो इसका जवाब हो जाएगा दास्तान। ठीक है ना। और यही मौजू मसनवी का भी होता है, लेकिन वो नज़्म की शक्ल में लिखी जाती है, वो मंजूम होती है। तो यहाँ अगर नस्र की जगह लफ्ज़ नज़्म होता तो इसका जवाब हो जाता मसनवी। ठीक है ना, लेकिन नस्र है तो इसका जवाब हो जाएगा दास्तान। फिर अगला सवाल है कि हैरत अंगेज़ बातें, तजस्सुस, तहय्युर किस नसरी सिनफ की खसूसियत है? ठीक है ना। तो हैरत अंगेज़ बातें किस में होती हैं? ये होती है दास्तान में। तजस्सुस बरकरार रहता है, तहय्युर माने हैरत भरी बातें यानी झूठी बातें, मुबालगा आराई वाली बातें, ऐसी बातें जिसका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ ना हो। तो ये सारी बातें किस में होती हैं? ये दास्तान में होती है, और ये मसनवी में भी होती है, इससे में ही चीज़। लेकिन अगर नज़्म यहाँ होता तो मसनवी होती, लेकिन नस्र है तो हो जाएगा दास्तान। फिर अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 3। इनमें से कौन सी तसनीफ़ मुल्ला वजही की नहीं है? सबरस है, ताजुल हक़ाइक़ है, कुतुब मुस्तरी ये भी मसनवी है, आब हयात नहीं है, आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिए कि सबरस जो किताब है उसमें जो है आब हयात के बारे में बात हुई है, आब हयात की तलाश में रहती है, तो वही सारी चीज़ों का जिक्र इसमें हुआ है। ठीक है। लेकिन पूछा कौन सी तसनीफ़, तो आब हयात उनकी नहीं, आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। फिर अगला सवाल, उर्दू की पहली दास्तान सबरस किस अहद में लिखी गई? तो सबरस कब लिखी गई है? सबरस लिखी गई है 1635 में। ये मुल्ला वजही की दास्तान है सबरस, और ये ईसवी है। ठीक है ना। अगर हिजरी पूछा जाए 1045 हो जाएगा। 1045 हिजरी में ये जो है दास्तान लिखी गई है। कौन? सबरस। ठीक है ना। मुल्ला वजही ने लिखा है, ये एक तमसीली दास्तान है। और किस अहद में लिखी गई है? कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। कौन? ये मुल्ला वजही कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर थे, तो कुतुब शाही अहद से ये हुए। ठीक है ना। तो ये कुतुब शाही अहद की दास्तान है सबरस, और उर्दू की पहली दास्तान है। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे अगले सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन सी दास्तान तमसीली अंदाज में लिखी गई? हमने बताया अभी, तमसीली अंदाज में जो लिखी गई है वो है सबरस। और जब तमसीली की बात आए तो एक देखिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नेरंग ख्याल, और ये जो है सबरस, दो किताब जो है तमसीली अंदाज में लिखी गई है। हालांकि और किताबें हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है यही दोनों से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया तमसील। तमसील किसे कहते हैं? तमसील का मतलब ये होता है कि कोई भी किरदार हो उसको उसी के हिसाब से, उसी के नाम की मुनासिबत से उससे वो काम कराया जाए, उसी के नाम की मुनासिबत से वो किरदार कराया जाए। जैसे इसमें दिल है, ख़याल है, नज़र है, गमज़ा है, तो जितने किरदार हैं सबरस में उसको उसी के हिसाब से वही कैरेक्टर उसको दिया जाता है, वही काम वो करते हैं। ठीक है ना। नज़र है तो नज़र रखने वाला काम करता है। ठीक। अक्ल है तो अक्ल से काम लेता है, दिल है तो ये दिल की बातें सुनता है। इस तरीके से जैसे जो किरदार होते हैं अगर उनके ज़रिए वही काम कराए जाएंगे तो वो तमसीली हो जाएगा। जैसे अभी आप देखें जो मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, ठीक है ना, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ये किसना है? ये तौबतुन नसूह का किरदार है, और मौलवी नज़ीर अहमद का है। तो मौलवी नज़ीर अहमद के जो भी किरदार होते हैं वो जो है इस्म व मुसम्मा होते हैं, मतलब कि वो तमसीली होते हैं, यानी जैसा नाम वैसा काम होता है। तो मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग यानी वो जो है सिर्फ ज़ाहिरी दिखावा होता है, असल में वो कुछ और होता है। ठीक। तो जैसा नाम वैसा काम, तो वो भी तमसीली। मौलवी नज़ीर अहमद के जितने भी किरदार हैं सब तमसीली किरदार हैं, सब तमसीली किस्से उनके नावलों को कहा गया है।
क्योंकि उनके नावल जो होते हैं उनके जो कैरेक्टर होते हैं, जो कैरेक्टर का नाम है उसी हिसाब से वो काम करता है। तो इसी तरीके से इसमें भी है, सबरस में जो जैसा नाम है वैसे ही काम करते हैं, तो यही तफसील होता है। क्लियर। आगे देखिए अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब बागो बहार मीर अमन ने लिखी है। ठीक है, अमीर खुसरो की एक किताब थी किस्सा चार दरवेश, उसका तर्जुमा मीर अमन ने बागो बहार के नाम से फोर्ट विलियम कॉलेज में किया था। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। और फिर अगला सवाल है कि मीर अमन ने बागो बहार किस अंग्रेज़ की फरमाइश पर लिखी थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में जो शोबा उर्दू के सदर थे वो गिलक्रिस्ट थे, तो गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर अमन ने अमीर खुसरो की किताब किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा बागो बहार के नाम से किया था। ठीक है ना, बागो बहार में कुल 4 दरवेशों का किस्सा है। कितने दरवेशों का किस्सा है? 4 दरवेश, याद रखिएगा 4 दरवेश का किस्सा है और एक बादशाह का खुद का किस्सा है आज़ाद बख्त का। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 5 इसमें मरकज़ी किस्से हैं, मेन किस्से या मुख्य कहानी जिसे कहते हैं। ठीक है ना, तो 4 1 5, तो 4 दरवेशों का किस्सा और एक ये हो जाएगा बादशाह वाला, तो कुल मिला के हो जाएंगे 5। तो कुल 5 मरकज़ी किस्से हैं। और जो चारों दरवेश रहते हैं अलग अलग मुल्क के रहते हैं। पहला कहाँ का रहता है? यमन, दूसरा कहाँ का रहता है? फारस, तीसरा कहाँ का रहता है? अजम। ठीक है ना, तीसरा कहाँ का रहता है? अजम, चौथा कहाँ का रहता है? चीन। तो याद रखिए यमन, फारस, अजम, चीन, कौन सा जो है दरवेश किस मुल्क का है, यही बातें याद रहनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो इसका जवाब हो जाएगा क्या? गिलक्रिस्ट। फिर अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 8 पे। बादशाह आज़ाद बख्त किस दास्तान का किरदार है? आज़ाद बख्त, तो ये बागो बहार का किरदार है। ठीक है ना, बागो बहार का किरदार है, जो बादशाह है उसका नाम आज़ाद बख्त है। और इसमें क्या होता है कि एक बादशाह रहता है, उसको वो जो है लावल रहता है, मतलब उसकी कोई औलाद नहीं होती। तो 40 साल के बाद इसमें बादशाह को औलाद होती है। ठीक है ना। और एक चीज़ देखिए, बागो बहार के जवाब में एक लिखी गई थी, उसका नाम था, कौन सा नाम था उसका? फसाने अजायब। बागो बहार के जवाब में एक दास्तान लिखी थी और रजब अली बेग सुरूर ने, उसका क्या नाम था? फसाने अजायब। तो फसाने अजायब उसके जवाब में लिखी गई है और उसमें जो बादशाह होता है उसमें जो है भी यही मामला रहता है, उसको 60 साल के बाद एक औलाद होती है। तो दोनों बात याद रखिएगा, 40 साल के बाद बागो बहार में जो बादशाह रहता है उसकी औलाद होती है, इसका नाम आज़ाद बख्त, और इसमें जो रहता है वो फिरोज़ बख्त रहता है। ठीक है ना, इसको 60 साल के बाद होता है। तो ये उसके जवाब में लिखी गई है। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। रजब अली बेग सुरूर ने फसाने अजायब किस शहर में रह करके लिखी थी? तो ये लिखी थी कानपुर में रह करके लिखी थी। दरअसल क्या था, ये जो रजब अली बेग सुरूर जो है ये लखनऊ के शायर थे, लखनऊ में रहते थे और गाज़ीउद्दीन हैदर ने इनको जला वतन कर दिया था, यानी वतन से बाहर कर दिया था। क्यों? क्योंकि रजब अली बेग सुरूर पर एक कत्ल का इल्ज़ाम लगा था और इनको जो है जला वतन कर दिया। ये चले आए कानपुर में एक दोस्त थे असद अली खान, तो उन्हीं के यहाँ रहते थे, तो उन्हीं की फरमाइश पर उन्होंने कानपुर में रह करके एक किताब लिखी थी, एक दास्तान लिखी थी, फसाने अजायब। और ये मुकफ़ा मुसज्जा अंदाज में लिखी गई है। ये मुकफ़ा माने काफियादार, मुसज्जा माने सजाई हुई इबारत। ठीक है ना, तो मुकफ़ा मुसज्जा अंदाज में लिखी गई है, काफ़ी मुश्किल ज़बान है इसकी। और इसमें लखनऊ की मुआशरत पेश की गई है। कहाँ की? लखनऊ की मुआशरत, लखनऊ की कल्चर, लखनऊ का तहजीब उसमें पेश किया गया। ठीक है ना, तो इस पर फसाने अजायब में कहाँ की मुआशरत? लखनऊ की मुआशरत को पेश किया गया है। कैसी किताब है? मुकफ़ा। ठीक है ना, मुकफ़ा और मुसज्जा अंदाज में ये लिखी गई है। ठीक है ना, तो मुकफ़ा और मुसज्जा अंदाज में ये किताब लिखी गई है फसाने अजायब। कब लिखी गई है? 1824 में। ध्यान से देखिए, 1824 में ये किताब लिखी गई है। 1824 में ही गाज़ीउद्दीन हैदर ने उनको जला वतन कर दिया था, कानपुर में चले आए थे और 1824 में ही किताब लिख डाली, यानी उसी साल वो जला वतन हुए और उसी साल उन्होंने किताब लिख डाली कानपुर में असद अली खान की फरमाइश पर। उसके बाद जो है गाज़ीउद्दीन हैदर के बाद नसीरुद्दीन हैदर का ज़माना आया, तब जो है नसीरुद्दीन हैदर ने रजब अली बेग सुरूर को वापस बुला लिया, उनका गुनाह माफ़ कर दिया और ये किताब वहीं से फिर लखनऊ से शाये हुई। तो ये जितनी चीज़ें मैंने बताई वो सब सवाल हैं। अगर पूछा जाए कि फसाने अजायब किसकी है? रजब अली बेग सुरूर की है। कहाँ रहकर लिखी गई? कानपुर में। कहाँ की तहजीब पेश की गई? लखनऊ में। किस अंदाज में लिखी गई है? मुकफ़ा मुसज्जा अंदाज में।
ठीक है ना। किस बादशाह ने उनको जलावतन किया था? गाजिउद्दीन हैदर ने। किसने बुला लिया? नसीरुद्दीन हैदर ने। कब लिखी गई है? 1824 में। क्लियर हो गया? सही बात है ना। तो ये है फसाने अजायब। अगला सवाल, इनमें से कौन सी किताब मुकफ़्फ़ा मुसज्जा अंदाज में लिखी गई है? अभी इसके बारे में जिक्र हुआ, फसाने अजायब। ठीक। और फिर अगला सवाल है कि कौन सी दास्तान में विदेशी लफ्ज़ों से परहेज़ किया गया है? विदेशी लफ्ज़ कौन कौन से हैं? जैसे फ़ारसी है, ठीक है, फ़ारसी है, अरबी है या अंग्रेज़ी है, ये सब दूसरे मुल्क के हैं। तो इन सब अल्फाज से परहेज़ किया गया किसमें? रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां इंसा की है। इसमें सिर्फ हिंदुस्तानी ज़बान का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। हिंदुस्तानी ज़बान का इस्तेमाल किया गया है और इंशा ने लिखी है। इंशाअल्लाह खां इंसा ने रानी केतकी की कहानी लिखी है और उन्होंने दावा किया है, इंशाअल्लाह खां इंसा ने इसी दास्तान रानी केतकी की कहानी में दावा किया है और लिखा है कि ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का मेल ना पुट, यानी इसमें कोई भी बोली दूसरी नहीं आई है। तो ये बात किस दास्तान के बारे में कही गई है? रानी केतकी। किसने कहा है? इंशाअल्लाह खां इंसा ने, ठीक है ना। तो विदेशी लफ्ज़ों से परहेज़, रानी केतकी की कहानी। फिर अगला सवाल है कि लखनऊ में इंसा की किस शायर से ज़बरदस्त चश्मक थी? तो चश्मक थी किससे? मुसहफ़ी से। मुसहफ़ी से मारका आराई हो गई थी, मारपीट हो गई थी, ठीक है ना। दरबार जो था, ये लोग साद अली ख़ान के दरबार में थे और दरबार में जो है इंसा ज़्यादा तेज़ तर्रार थे और इंसा ने मुसहफ़ी को खूब पीटा। चलिए आगे अगला सवाल है कि ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का मेल ना पुट। ये किस दास्तान के बारे में दावा किया गया है? रानी केतकी की कहानी, और ये बात कही है इंशाअल्लाह खां इंसा ने। क्लियर। आगे अगला सवाल, कुंवर उदय भान किस दास्तान का किरदार है? तो याद करना पड़ेगा, ये रानी केतकी की कहानी का जो हीरो रहता है उसका नाम रहता है कुंवर उदय भान, और जो रानी रहती है वो रहती है रानी केतकी की कहानी। केतकी, हीरोइन केतकी है और हीरो कुंवर उदय भान है, ठीक है ना। चलिए आगे अगला सवाल है कि जाने आलम और अंजुमन आरा किस दास्तान के किरदार हैं? जाने आलम ये किसके हैं? फसाने अजायब के, रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। जाने आलम और अंजुमन आरा उसके अहम किरदार हैं। अगला सवाल है कि बागो बहार के जवाब में कौन सी किताब लिखी गई है? अभी हमने बताया था, बागो बहार के जवाब में रजब अली बेग सुरूर ने किताब लिखी है फसाने अजायब। अगला सवाल, बागो बहार में दूसरा दरवेश किस मुल्क का शहजादा है? तो हमने भी चारों दरवेश का बताया, यमन, फारस, अजम, चीन। तो यमन पहला, फारस दूसरा, तो यहाँ हो जाएगा फारस, ठीक है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा फारस। फिर अगला सवाल है, रजब अली बेग सुरूर ने फसाने अजायब किसकी फरमाइश पर लिखी थी? असद अली ख़ान की फरमाइश पर, जो कि रजब अली बेग सुरूर के दोस्त थे और कानपुर के रहने वाले थे, और वहीं पे इन्हीं की फरमाइश पर उन्होंने ये किताब लिखी। अभी हमने इसका जिक्र ऊपर किया है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी किताब रजब अली बेग सुरूर की नहीं है? तो गुलजार सुरूर है, इंसाए सुरूर है, सुरूर सुल्तानी है, ये नहीं है। फसाने मुब्तला ये नज़ीर अहमद, मौलवी नज़ीर अहमद की किताब है, ठीक है ना, फसाने मुब्तला। और जो मौलवी नज़ीर अहमद की ये किताब है फसाने मुब्तला, इसका मौजू क्या है, यानी इसमें क्या चीज़ बयान किया गया है? इसमें ये बताया गया कि एक से ज़्यादा शादियों से नुकसानात, यानी जब कई शादी इंसान कर लेता है तो क्या क्या दिक्कत आती है, उन सारी चीज़ों का जिक्र इसमें किया गया है फसाने मुब्तला में, ठीक है ना। यानी परेशानी में आप मुब्तला हो गए, ऐसे याद करने के लिए है। तो गुलजार सुरूर, इंसाए सुरूर, सुरूर सुल्तानी, ये तीनों किताब रजब अली बेग सुरूर की है वाला याद रखना है, ठीक है ना, ये नहीं कि ये याद कर लीजिए। फिर अगला सवाल है कि रजब अली बेग सुरूर को किस बादशाह ने लखनऊ से जलावतन किया था? तो गाजिउद्दीन हैदर ने उनको जलावतन किया था। और किसने बुला लिया? तो नसीरुद्दीन हैदर ने उनको बुलाया था, है ना। तो जलावतन करने वाले कौन? गाजिउद्दीन हैदर। बुलाने वाले कौन? नसीरुद्दीन हैदर। आखिरी में जो वाजिद अली शाह के दरबार से भी वाबस्ता थे, ठीक है ना। रजब अली बेग सुरूर जो थे वाजिद अली शाह के दरबार से भी वाबस्ता थे, और वाजिद अली शाह की फरमाइश पर रजब अली बेग सुरूर ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था सुरूर सुल्तानी, ठीक है ना। सुरूर सुल्तानी अगर पूछा जाए किसके फरमाइश पर लिखी गई, तो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह क्या थे? बादशाह थे, सुल्तान थे, तो उन्हीं सुल्तान की फरमाइश पर सुल्तानी लिखी गई है, ठीक है ना। तो सुरूर माने अपना नाम, रजब अली बेग सुरूर, सुल्तानी मतलब यही वाजिद अली शाह।
तो इस तरीके से सुरूर सुल्तानी, ये रजब अली बेग सुरूर की किताब है और रजब अली बेग सुरूर ने ये किताब वाजिद अली शाह की फरमाइश पर लिखी थी। क्लियर हो गया ना। तो किस बादशाह ने जलावतन किया? गाजिउद्दीन हैदर ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 21, बागो बहार में चौथा दरवेश किस मुल्क का शहजादा है? चौथा यमन, फारस, अजम, चीन। चीन चौथा हो जाएगा चीन। फिर अगला है गंज खूबी किसकी तसनीफ़ है? गंज खूबी ये किताब है मीर अमन की। एक है मुल्ला हुसैन वाइस काशफी, उनकी एक किताब थी इखलाक मोहसिनी, उसका तर्जुमा मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में गंज खूबी के नाम से किया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। मुल्ला हुसैन वाइस काशफी की एक किताब थी इखलाक मोहसिनी, उसका तर्जुमा फोर्ट विलियम कॉलेज में गंज खूबी के नाम से मीर अमन ने किया था। तो दोनों याद रखिएगा, एक बागो बहार जो अमीर खुसरो वाली है और एक ये दूसरी वाली है। ठीक, फिर अगले सवाल पे आते हैं, इनमें से कौन सी किताब अमीर खुसरो की किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा है? तो ये हो जाएगी बागो बहार। फिर उर्दू कवायद की पहली किताब यानी कवायद के मौजू पर लिखी गई पहली किताब कौन सी है? यह है दरियाए लताफ़त। दरियाए लताफ़त इंशा अल्लाह खां इंशा ने यह किताब लिखी है और इस किताब को उर्दू कवायद की पहली किताब माना जाता है। ठीक है ना। और मुकदमा शेर व शायरी ये जो है हाल ही की है, ये उर्दू तनकीद की पहली किताब माना जाता है। अगर पूछा है उर्दू तनकीद की पहली किताब मुकदमा शेर व शायरी, उर्दू कवायद की पहली किताब दरियाए लताफ़त। क्लियर। एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि जो दरियाए लताफ़त कवायद से मुताल्लिक़ किताब है, इसको इंशा ने अकेले नहीं लिखी है, इनके साथ एक और थे, उनका नाम था मिर्ज़ा कतील। नाम याद रखिएगा, मिर्ज़ा कतील, जिससे गालिब की चश्मक हो गई थी लखनऊ में जब वो पेंशन की बहालियों के लिए गए थे। तो मिर्ज़ा कतील के इश्तराक से इंशा ने एक किताब लिखी थी दरियाए लताफ़त। ठीक है ना। दरियाए लताफ़त कितने भी हिस्सों पर है? दरियाए लताफ़त 2 हिस्सों पर है, एक हिस्सा इंसान लिखा, एक हिस्सा मिर्ज़ा कतील ने लिखा। तो दोनों के इश्तराक से लिखी गई है, मेल से लिखी गई, मिल करके लिखी गई है। लेकिन आम तरीके से जो सवाल पूछे जाते हैं वो जो है दरियाए लताफ़त किसकी है, वो इंशा ही आपको याद रखना है। लेकिन ये भी बात जहन में रहनी चाहिए, अगर इश्तराक वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा कतील। तो दरियाए लताफ़त किसकी है? इंशा की है और उर्दू कवायद की पहली किताब तस्लीम की जाती है। फिर अगला सवाल नंबर 25 है कि इनमें से कौन सी किताब ऐसी है जिसमें एक भी नुक्ता नहीं आया है? गैर मनकूत किताब यानी पूरी किताब इन्होंने लिख दी है सिल्के गोहर। इंशा ने किताब लिखी सिल्के गोहर और ये किताब 36 पेज पर है और इस किताब की एक ख़ास बात है कि इसमें कोई भी लफ्ज़ या हर्फ ऐसा नहीं आया जो कोई नुक्तादार हो। ठीक है ना। तो सिल्के गोहर इंशा की किताब है, 36 पेज की है, दास्तान है और ये गैर मनकूत है यानी इसमें एक भी नुक्ता नहीं आया। क्लियर। आगे अगला सवाल है, इंशा अल्लाह खां इंशा का शुमार किस दबिस्तान में होता है? लखनऊ में थे। ठीक है ना, लखनऊ में थे और लखनऊ में सारी चीज़ें लिखी है। लखनऊ की मुआशरत भी पाई जाती है इनके तमाम तसनीफ़ों में। और इंशा की जो है कि इंशा की मारकाराई भी लखनऊ में हुई थी मुस्तफ़ी से। तो इंशा मुस्तफ़ी मारकाराई कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। तो ये जो है इनका शुमार हो जाएगा लखनऊ। अगला सवाल है सवाल नंबर 27, इनमें से कौन सा किरदार सबरस का नहीं है? सबरस का नहीं है तो ये नज़र है, दिल है, रकीब है, गुस्सा नहीं है। ये किरदार गुस्सा उसमें नहीं आया है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कि बागो बहार में कहाँ की मुआशरत को पेश किया गया है? बागो बहार जो है वहाँ उसमें दिल्ली की मुआशरत को पेश किया गया है। ठीक है। बागो बहार में कहाँ की माशरत? दिल्ली की। बागो बहार के जो जवाब में किताब लिखी गई फसाने अजायब, उसमें कहाँ की माशरत? उसमें लखनऊ की। क्लियर। और अगला सवाल है कि इनमें से किसका शुमार रेख्ती गोशोरा में होता है? रेख्ती जो है इंशा, रेख्ती वाली शायरी जो होती थी वो इंशा करते थे। रेख्ती क्या होती है? ऐसी शायरी जिसमें औरतों के जज्बात का जिक्र औरतों की ज़बान से होता है। जैसे औरतें घर में होती है ना, बुआ बाजी वाली आपस में मिल करके बातें करती है, तो वही बातें उर्दू शायरी में उसको जो है रेख्ती कहा जाता है। रेख्ती अगर पूछा जाए कि उर्दू अदब की सबसे बदनाम सिन्फ कौन सी है तो हो जाएगा रेख्ती, है ना। और कौन सी सिन्फ का अब जवाल हो गया है? रेख्ती, वो ख़त्म हो गई। ठीक। तो ये इंशा और इनके साथ एक और रंगीन, दोनों लोग जो है कहते थे, लेकिन रंगीन जो है रेख्ती के मूजिद हैं, ईजाद करने वाले हैं। रेख्ती की बात की जाए अगर तो दक्कन में सबसे पहले हाशमी बीजापुरी ने कही थी, लेकिन वो दक्कन की बात है। अगर लखनऊ में रेख्ती का मूजिद तब रंगीन, लखनऊ में रेख्ती का मूजिद रंगीन, और इनके साथ और कौन थे? इंशा थे। ठीक है। और दक्कन में हाशमी बीजापुरी जो कि नाबीना शायर थे और वो भी रेख्ती वाली शायरी करते थे। क्लियर।
आगे अगला और आखिरी सवाल, माह तलत और महर निगार किस दास्तान के किरदार है? तो माह तलत ये हो जाएगा फसाने अजायब, ठीक है ना। फसाने अजायब का किरदार, ये रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। इसमें एक जो किरदार हीरो होता है उसका नाम होता है जाने आलम, ठीक है ना। जाने आलम का तोता वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो जाने आलम जो एक बाज़ार जाता है, एक बाज़ार से एक तोता खरीद लाता है 1.25 लाख रुपये का। तो ये सब कहानी उसमें बयान की गई है और नवाबियत कूट कूट कर भरी हुई है। और इसी में एक किरदार आया है, इसमें एक किरदार है महर निगार है, ठीक है ना। महर निगार है, फिर माह तलत अभी हमने उसमें बताया ही है, यहाँ माह तलत है, महर निगार है और अंजुमन आरा। तो ये जो हीरो रहता है जाने आलम, ये तीनों से शादी करता है। ये जो है सबसे पहले माह तलत से करता है, फिर जो है किससे करता है, फिर अंजुमन आरा से करता है और उसके बाद किससे करता है, महर निगार से। यानी 3 शादियाँ करता है वो जाने आलम, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।